चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। रूपारेल नदी की बात कर रहे थे। इसका ओरिजिन होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। इसका फ्लो जो होगा वो होगा अलवर से लेके भरतपुर तक केवल। ठीक है, भरतपुर में जाके ये नदी समाप्त हो जाती है। अलवर से लेके भरतपुर तक है। ठीक है, और ये जो नदी है भरतपुर में एक जगह आती है। भरतपुर में एक जगह है कुशालपुर कह देते हैं कुछ किताब वाले, कुछ लोग उसे कुशाल गांव कहते हैं। कुशालपुर या कुशाल गांव, वहाँ पे जाके यह नदी समाप्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम नदियाँ पढ़ रहे हैं अभी आंतरिक प्रवाह की। ये कहीं जाके ड्रेन नहीं होती हैं। ठीक है, ये ड्राई होती हैं। ड्रेन का मतलब होता है अपना पानी किसी में गिरा देना। ड्राई का मतलब होता है सूख जाना। ठीक है, तो ये ड्राई होती है। ठीक है, अलवर से लेकर भरतपुर तक ही ये नदी बहती है। इसके ऊपर जो डैम बना हुआ है उसका नाम है जयसमंद डैम, भरतपुर में है। ठीक है, जयसमंद डैम इसके ऊपर बना हुआ है, सॉरी अलवर के अंदर है। इसके ऊपर जो डैम कंस्ट्रक्टेड है उसका नाम है जयसमंद डैम। और इसके अलावा ये नदी जब आगे बहती है, रूपारेल नदी जब ये क्या कहूँ मैं, भरतपुर के अंदर जाती है, तो भरतपुर के अंदर एक लेक का निर्माण होता है भरतपुर के अंदर, जिसका नाम है मोती लेक या मोती झील। ठीक है, रूपारेल नदी जब आगे जाके भरतपुर में जाती है तो वहाँ पे मोती झील का निर्माण करती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भरतपुर का पानी है वो इस मोती झील से ही आता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में सारी बातें थी रूपारेल नदी के बारे में। इसका ओरिजिन है अलवर से। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से पूछ लेता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, फ्लो है अलवर से लेकर भरतपुर तक केवल। भरतपुर में कुशालपुर या कुशाल गांव में जाके ख़त्म हो जाती है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है जयसमंद बांध। और इसके ऊपर एक लेक भी बना हुआ है। इसका पानी जो है एक लेक में चला जाता है आगे जाके भरतपुर में, जिसका नाम है मोती झील। और मोती झील को ही क्या कहा जाता है, भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, एक और बांध बना हुआ है इसके ऊपर जिसका नाम है सीकरी बांध। मैं यही लिख देता हूँ, सीकरी बांध। ये भरतपुर में है। छोटे छोटे बांध हैं, नाम याद भी नहीं रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुश्किल ही क्वेश्चन पूछेगा इनके ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे ये बात मैंने बताई, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहलाती है। ठीक है, मोती झील। अब मोती झील की जगह कई बार रूपारेल को ही लाइफ लाइन कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि मोती झील के अंदर पानी किसका जा रहा है, रूपारेल का ही जा रहा है। तो आप अगर ऑप्शन में मोती झील ना हो, मोती झील की जगह केवल रूपारेल हो, तो आप परेशान ना हो, रूपारेल को टिक कर दें। ठीक है, उसको भी हम लोग मान लेते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन। ठीक है, बाकी ये छोटे मोटे बांध अगर आपको याद भी नहीं रहते तो कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, रूपारेल के बाद अगली नदी की बात करते हैं। रूपारेल के बाद जो अगली नदी आई वो है साबी नदी। इसको किताबों में सोता साबी कहा गया है। सोता एक अलग नदी है, साबी एक अलग नदी है। ठीक है, सोता का उद्गम होता है बैराठ जयपुर से, बैराठ की पहाड़ियों से, जयपुर से। और वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद साबी से मिल जाती है। साबी का खुद का उद्गम होता है सेवर से, सेवर की पहाड़ियों से। दोनों ही जयपुर में हैं। ठीक है, बैराठ भी और सेवर भी। तो बाद में जो नदी फ्लो करती है वो केवल कौन सी नदी करती है, साबी। ठीक है, सोता इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जो बैराठ से निकलती है, और साबी खुद सेवर से निकलती है। दोनों आगे ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, और आगे जो नदी बहती है वो कौन सी बहती है, साबी। साबी आगे जाके जयपुर से निकलती है। ध्यान रखिए कहाँ से निकल रही, जयपुर से। जयपुर से निकल के ये जाती है अलवर में, और अलवर से आगे जाके ये हरियाणा में लुप्त हो जाती है। हरियाणा में एक जगह का नाम है पटौदी। ये वही पटौदी है जिनके लिए सैफ अली खान फेमस है। ठीक है, पटौदी हाउस वहीं पर है। पटौदी जगह का नाम है हरियाणा में, वहाँ जाके लुप्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ठीक है, साबी जो नाम था दरअसल इस नदी का, वो दिया था अकबर द ग्रेट ने। अकबर वही
जो हमारे मुग़ल शासक रहे इंडिया के अंदर, ठीक है, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है साबी। और साबी के लिए एक दो कहूँगा कुछ बातें फेमस हैं, जैसे इसको कहा जाता है अहीर वाटी की कोसी, अहीर वाटी की कोसी। अगर आप लोगों ने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कोसी एक नदी है, ठीक है, और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, शायद बिहार का या बंगाल का, ठीक है, बिहार या बंगाल का उसे शोक कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उसके अंदर पानी आता है तो खूब ज़्यादा अपने साथ बाढ़ लेके आती है, काफ़ी तबाही मचाती है, इस वजह से उसको शोक कहा जाता है, ठीक है। अहीर वाटी, अहीर वाटी दरअसल अलवर के आसपास के इलाके को हम अहीर वाटी ही कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी ये कोसी अहीर वाटी की कोसी कहलाई, इस वजह से इसको एक और नाम दिया गया है अलवर का शोक। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये दोनों ही बातें एक हैं लेकिन कहने का अंदाज अलग अलग हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक बात आ जाए तो किसकी बात हो रही है, दरअसल साबी की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी कहानी साबी की। साबी के बाद अगली रिवर की बात करते हैं। साबी के बाद अगली जो रिवर आई बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कांतली, कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी का उद्गम है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ पे, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, सीकर में जगह है, एक जगह बहुत फेमस है रेवासा, ठीक है। रेवासा में खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कांतली नदी का ओरिजिन है, उद्गम कह लो, ठीक है, उद्गम लिख लेना आप लोग हिंदी वाले, खंडेला की पहाड़ी, ठीक है। और उसके बाद खंडेला की पहाड़ियों से निकल के ये नदी जाती है आगे झुंझुनू, और कुछ किताबों में इसको चूरू भी लिखा गया है, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि जहाँ पे चूरू जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है वहीं पे दरअसल ये झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। तो कुछ बुक्स वाले इसको चूरू भी लिखते हैं कि चूरू में जाके समाप्त होती है, कुछ किताबों के अंदर केवल झुंझुनू लिखा हुआ है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, इतना ज़्यादा डीप में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए एग्जाम में कहाँ जाके समाप्त होती है तो आप चूरू कर दीजिएगा, ठीक है, वो जानबूझ के दे रहा है इसको, ठीक है। बाकी दरअसल वो कहाँ समाप्त हो जाती है, वैसे तो झुंझुनू में ही ड्राई हो जाती है, बिल्कुल बॉर्डर पे चूरू और झुंझुनू के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये फेमस क्यों है, इसकी स्पेशल फीचर क्या है। दरअसल जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता अगर आप पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री तो वहाँ पे आपको गणेश्वर सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। ये कॉपर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। कॉपर मतलब यहाँ पे जो धातु निकलती थी वो कौन सी थी, कॉपर। कॉपर आप जिसको हम कहते हैं तांबा कहते हैं, ठीक है, जनरली वो कॉपर थी, ठीक है। तो कॉपर यहाँ से निकला करती थी और इसी वजह से इस सभ्यता को मैं कहूँगा कि तांबे से जितनी भी सभ्यता थी उनकी ये जननी कहलाई, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता क्या कहलाई, तांबे वाली जितनी भी सभ्यता थी उनकी जननी कहलाई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा गणेश्वर सभ्यता के बारे में, दरअसल यहीं से कॉपर निकला करता था, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में है। कांतली नदी के किनारे ही ये फली फूली थी, ठीक है। और कांतली नदी का जो कुल डिस्टेंस है, क्योंकि ये केवल राजस्थान के अंदर ही बहती है और उसके बाहर कहीं नहीं जाती, तो ये 100 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में ही बहने वाली, राजस्थान में ही पैदा हुई, राजस्थान में समाप्त हुई सबसे लंबी इनलैंड ड्रेनेज की जो नदी है वो कांतली है, ठीक है। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कांतली नदी ऐसी नदी है 100 किलोमीटर वाली जो राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी ड्रेनेज, इंटरनल ड्रेनेज की जो नदी होगी वो कांतली है। जबकि अगर मैं कहूँ कि सबसे लंबी नदी, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज की जो राजस्थान से होके गुजरती है, जो राजस्थान से होके गुजरती है, तो वो होगी घग्गर, क्योंकि मैंने आपको पहले लिखवा रखा था 465 किलोमीटर घग्गर का टोटल डिस्टेंस है।
लेकिन राजस्थान से जो बहती है वो 100 किलोमीटर से कम है, ठीक है, क्योंकि केवल हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से निकलती है वो, तो 100 किलोमीटर से कम में निकलती है, ठीक है। तो इस वजह से वो छोटी है कांतली के मुकाबले राजस्थान से गुजरने में। तो मेरे ख्याल से आप जहाँ क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इजीली समझ पाएंगे, उसको उस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केवल राजस्थान के अंदर से गुजर के बहने वाली सबसे लंबी इनलैंड ड्रेनेज की रिवर कौन सी होगी? कांतली होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जिस जगह से, ठीक है, ये बहती है नदी, जिस जगह से बहती है शेखावटी के अंदर, शेखावटी में उस जगह को कहा जाता है तोरावाटी प्रदेश, ठीक है। दरअसल ये जो ज़िले में आपको लिखा रहा हूँ, सीकर, झुंझुनू और चूरू, दरअसल यही तो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था फिजियोग्राफिक रीजन्स, तो मैंने आपको बताया था कि यही मेजर ज़िले हैं जो शेखावटी के अंतर्गत आते हैं। और शेखावटी में एक प्रदेश है तोरावटी प्रदेश। तोरावटी प्रदेश वही है जिससे होके कौन गुजरती है? कांतली नदी गुजरती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं, अगली रिवर की बात करते हैं। अगली रिवर की बात करूं मैं कहूँगा मंथा। मंथा, ठीक है, कुछ किताब इसे मेंढा भी बोलती हैं, मेंढा, ठीक है, मंथा, ठीक है, मंथा है ये, ध्यान रखिएगा, मंथा, ठीक है। मंथा नदी दरअसल कुछ नहीं है, एक छोटा सा नाला है, ठीक है, जो आके कहाँ गिरता है? सांभर लेक में गिरता है आके, ठीक है। सांभर, मान लीजिए सांभर लेक है, इधर कहीं जयपुर है, इधर कहीं नागौर है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर एटलस लेके बैठे होंगे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये देखिए एटलस के बिना ये टॉपिक पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोग एटलस ले लें और एटलस लेके ही ये काम करें। राजस्थान के अंदर बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस की एटलस आती है। मैं ये वाली एटलस यूज़ कर रहा था, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मेरे पास एटलस है खुद के पास, ये एटलस से मैं देख के पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही वाली लें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। तो मंथा या मंधा, ठीक है, ये नॉर्थ से आके सांभर लेक में गिरती है, ठीक है। नॉर्थ से आके, ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है, नॉर्दर्न डायरेक्शन से कौन सी आई मेरी? मंथा, ठीक है। यही इतनी सी चीज़ लिखनी है आपको मंथा के बारे में। ये भी इनलैंड ड्रेनेज की रिवर है। छठी रिवर की बात कर लेता हूँ मैं, रूपनगढ़। रूपनगढ़ नाला बोल देते हैं कुछ लोग इसे, क्योंकि देखिए बहुत छोटी सी है। रूपनगढ़ नाला, ये कुछ नहीं है, ये दरअसल नीचे से आके सांभर के अंदर गिरती है, ठीक है। साउदर्न डायरेक्शन से रूपनगढ़ आके गिरता है। किस में गिरती है? इसी सांभर के अंदर, सांभर लेक में। यहाँ पे सांभर झील है, ठीक है। तो सांभर झील में ये दोनों आके गिरते हैं, मंथा और रूपनगढ़, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगली नदी की बात करते हैं, तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। अगली रिवर का नाम है कांकनी, ठीक है। इसका एक और नाम है मसूरदी। मसूरदी, या इसका एक और नाम है कांकनी। कांकनी, कांकनी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज के रिवर्स के अंदर ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी इसकी लेंथ है 27 किलोमीटर की ओनली, इसलिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये केवल जैसलमेर के अंदर बहती है। जैसलमेर में एक जगह है कोटड़ी, कोटड़ी, ठीक है। कोटड़ी से ये उद्गम होता है इसका, और कोटड़ी से निकल के एक झील है बुझ, वहाँ जाके ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। कोटड़ी से निकलती है जैसलमेर में, उद्गम है कोटड़ी में, और बुझ झील में जाके यह समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बुझ झील का पानी थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, हमें उतना ज़्यादा नहीं जाना,
ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे छोटी नदी है, कहाँ बहती है, केवल जैसलमेर के अंदर बहती है, कांकनी या मसूरदी, केवल ये बात आपको याद रखनी है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। एक आखिरी नदी है, ठीक है, वैसे अगर आप इसको दूसरी जगह भी पढ़ सकते हैं, जब आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी शायद इसका जिक्र आ जाएगा। अमानी शाह नाला, जो लोग जयपुर के हैं उन्हें ये बात नाम सुनते ही शायद कुछ ध्यान आ रहा होगा। अमानी शाह नाला, या इसका जो पुराना नाम था इस नदी का, अब तो ये नाला जैसा ही हो गया है, द्रव्यवती। द्रव्यवती नदी है ये, ठीक है। पहले ज़माने में द्रव्यवती नदी रही थी, आजकल तो इसमें केवल सीवरेज का पानी आता है, तो अमानी शाह नाला बन गया था। फिर बाद में हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया कि भाई आपको इस नाले को क्लियर करना पड़ेगा और इस नाले को आपको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर से इसको रिस्टोर कराया। आज के समय इसमें तकरीबन साफ़ पानी बहता है, ठीक है, अमानी शाह नाले के अंदर, ठीक है। अब वो वापस से द्रव्यवती नदी हो चुकी है। इसका जो ओरिजिन है वो नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ, जयपुर में ही है, और जयपुर में ही बहती है। तकरीबन ये 42 किलोमीटर तक, 42 से 47 किलोमीटर तक बहती हैं, ठीक है। 40 के से ऊपर इसकी लेंथ है। और ये जयपुर सिटी के अंदर ही एक और, जयपुर सिटी से थोड़ा सा बाहर एक और डैम आता है, कानोता डैम आता है। कानोता डैम में अपना पानी छोड़ देती है, वहाँ जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। अमानी शाह नाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका क्या हुआ था, रिस्टोरेशन हुआ था कुछ समय पहले, राजस्थान गवर्नमेंट ने करवाया था। अभी ये स्टार्ट हो चुका है अमानी शाह नाला, ठीक है। चलिए, तो ये सारी नदियाँ जो मैंने आपको पढ़ाई, ये सारी इंपॉर्टेंट इनलैंड ड्रेनेज की रिवर्स थी राजस्थान की। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में पास आ चुका है, इसलिए मुझे लगता है आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है। बार बार चीज़ों को मैं बोलने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं चीज़ों को समाप्त करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिले रिविजन करने का, ठीक है। चलिए, अब इनलैंड ड्रेनेज की मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, जो मेरी जाने वाली है नदियाँ अरब सागर में। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं मैं उनकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। ज़रा आप इस मैप को देखिए, जब हम अरब सागर की बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात आता है। गुजरात में ये जो जगह है, यहाँ पे समुद्र है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो जगह है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कैम्बे। हिंदी के अंदर कैम्बे को खंबात कहा जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी, इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी के पहले यहाँ पे काफ़ी सारा छिछला पानी आता है, ठीक है। यहाँ पे दरअसल क्या आता है, रण। मैंने रण आपको बता रखा है, रण क्या होता है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ाए थे कि जहाँ पे नीचे पथरीली ज़मीन आ जाए, उसके ऊपर हल्का फुल्का सा पानी जो जमा रहे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम रण कहते हैं। और रण ऑफ कच्छ ये बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रण ऑफ कच्छ आता है, उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ आता है, नीचे की तरफ कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। तो हमारे यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं, कुछ नदियाँ तो इस गल्फ ऑफ कच्छ या मैं कहूँ रण ऑफ कच्छ में जाके समाप्त होती है, क्योंकि देखिए रण के आगे फिर वो अपने आप ही गल्फ ऑफ कच्छ में चली जाती है, तो मैं कहूँगा रण ऑफ कच्छ में जाके समाप्त होती है। और कुछ नदियाँ जो हैं हमारी गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके समाप्त होती है। तो उसी के बेसिस पे इसका फर्दर डिवीजन किया गया है अरेबियन सी ब्रांच का, ठीक है। आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से यहाँ तक। चलिए, तो अगर मैं आगे फर्दर डिवीजन करता हूँ कौन सी नदी किधर जाएगी, ज़रा देखिए। खंबात की खाड़ी,
और कच्छ की खाड़ी, मैं इधर लिख देता हूँ। तो खंबात की खाड़ी में दरअसल दो नदियाँ जाती हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़नी है। एक तो है साबरमती और एक है माही। जबकि कच्छ की खाड़ी में जाने वाली दो नदियां हैं, लूणी और पश्चिमी बनास, वेस्टर्न बनास। हमें कुल मिला के ये चार नदियां पढ़नी हैं। इन चार नदियों के अंदर भी जो दो मुख्य नदियां हैं वो ये हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी साबरमती और पश्चिम बनास से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी में दो नदियाँ जाएंगी, कच्छ की खाड़ी में दो नदियाँ जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इन चार नदियों को ही मुझे पढ़ना है अरेबियन सी ब्रांच के अंदर, मुझे और कोई दूसरी नदी नहीं पढ़नी। तो चलिए एक एक करके इन नदियों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो नदी लेने वाला हूँ वो है लूणी। ठीक है, लूणी का जो एक प्रॉपर नेम है वह है लवणवती। लवणवती, ठीक है, लवणवती इसका प्रॉपर नेम है, लेकिन उसको छोटा कर दिया लोगों ने, उसको कह दिया लूणी। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है, इसका जो, अगर मैं एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पे कुछ पहाड़ हैं इस तरीके से, इनको नाम दिया गया है नाग पहाड़। नाग पहाड़ अगर आपको पता हो कहाँ पर हैं, नाग पहाड़ मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये हैं अजमेर में। नाग पहाड़ से दरअसल एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सागरमती। ठीक है, नाग पहाड़ से इस डायरेक्शन में एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है सागरमती। सागरमती, ठीक है। और नाग पहाड़ के इस डायरेक्शन से भी एक नदी का उद्गम होता है जो आके इस सागरमती से मिलती है। इस नदी का नाम है सरस्वती। छोटी सी नदी, ये पुरानी सरस्वती की बात नहीं कर रहा हूँ, नई सरस्वती की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो है सागरमती और ये है सरस्वती। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये नदी बन जाती है मेरी लूणी। ठीक है, कहाँ बनी है ये? अभी अजमेर में ही है। ठीक है, अजमेर से थोड़ा सा आगे चलती है तो यहाँ पे आता है नागौर। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ले रहा हूँ आप उसको देखते रहिए कंटिन्यूसली, अपने इसके अंदर देखते रहिए, क्या कह रहा हूँ मैं, एटलस के अंदर देखते रहिए, आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आगे चल के दोनों मिल जाती हैं, सरस्वती और सागरमती अजमेर के अंदर, और अजमेर से आगे बढ़ती हैं। अजमेर से आगे बढ़ के आता है नागौर। नागौर में थोड़ा सा फ्लो करने के बाद ये नदी नीचे को आती है थोड़ी सी साउथ में, और साउथ में आता है हल्का सा यहाँ पे पाली। पाली को टच करती है ये, पाली में बहुत थोड़ा सी रीजन को लेती है, और पाली के बाद ये निकल जाती है जोधपुर में। ये जोधपुर की तरफ निकल गई ये नदी। ठीक है, जोधपुर में जाने के बाद ये फिर से साउथवर्ड डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अपनाती हुई इस डायरेक्शन में चलती है। तो जोधपुर के बाद आता है बाड़मेर, और बाड़मेर में काफ़ी दूर तक जाती है, और बाड़मेर में राजस्थान को एग्जिट करने के जस्ट पहले ये जालौर में घुस जाती है, और जालौर में घुसने के बाद ये राजस्थान को एग्जिट कर जाती है, और आगे जाके ये अपने मैंने कहा था आपके कच्छ में, ठीक है, रण ऑफ कच्छ की तरफ ये चली जाती है, और वहाँ जाके ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, और रण ऑफ कच्छ से फिर इसका पानी अरेबियन सी में चला जाता है। ठीक है, तो इसका फ्लो जो रहेगा, अगर मैं इसके फ्लो की बात करूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फ्लो। कहाँ कहाँ से चालू होगा इसका? अजमेर से नागौर, नागौर से ये चली तो आया पाली, पाली से ये चली तो आया जोधपुर, जोधपुर से चली तो आया बाड़मेर, और लास्ट में यह राजस्थान को एग्जिट करने के पहले कहाँ पे होती हुई गई? जालौर से होती हुई गई। तो ध्यान रखिएगा 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे ये होके निकलती है। कौन सी नदी मेरी? लूणी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न राजस्थान के लिए, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में इससे बड़ी नदी कोई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो आते हैं वो आते हैं अरावलीज आते हैं। अरावलीज के इस साइड ये एक ही एकमात्र बड़ी नदी है,
ठीक है, बाकी सारी छोटी मोटी नदियां हैं। ठीक है, तो ये मेरा हुआ इसका फ्लो हुआ इसका। ठीक है, फ्लो के बाद जो इसका समापन है, समापन मैं आपको बता चुका हूँ, रण ऑफ कच्छ में होता है। ठीक है, रण ऑफ कच्छ में इसका समापन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने बता रखा है जो लूनी नदी का प्रदेश है वो दरअसल मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन किसके अंतर्गत आता है, गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बता रखा है सारा। ठीक है, तो मैं अपने पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया था फिजियोग्राफिक रीजन, वहाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है, गौड़वाड़ प्रदेश आता है, मेजरली पाली के अंदर सिचुएटेड है ये रीजन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है लूनी की वो है 495 किलोमीटर्स। उन 495 किलोमीटर्स के अंदर तकरीबन 330 किलोमीटर या कुछ किताबों में 350 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसका जो फ्लो है वो राजस्थान से है, क्योंकि देखिए आगे गुजरात में भी चली जाती है। ठीक है, इस वजह से 330 या 350 किलोमीटर के आसपास इसका जो फ्लो है वो राजस्थान से, बाकी टोटल लेंथ तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास है इसकी। ठीक है, अब देखिए नदियाँ जब हम पढ़ते हैं तो नदियाँ, जब बड़ी नदियाँ पढ़ते हैं तो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज अपना में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्शन ये है, तो हमेशा नदी जो होती है उसके या तो इधर से आके नदी कोई जुड़ेगी, ट्रिब्यूटरी जुड़ेगी सहायक नदी, या इधर से आके जुड़ेगी। ठीक है, जो उसके फ्लो का डायरेक्शन होता है हम उधर खड़े हो जाते हैं और उसके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। अगर मैं ये वाला फ्लो देखता हूँ इधर की तरफ, अगर मैं अपना मुंह कर लेता हूँ इधर को, तो इधर वाला आप समझिए लेफ्ट हैंड कहलाएगा, इधर वाला मेरा राइट हैंड कहलाएगा। समझ सकते हैं आप मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमें जो अब ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है इसकी, तो इधर वाली जो ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, इधर से आगे जो जुड़ेंगी वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। बाएं हाथ वाली सहायक नदियाँ और इधर से आगे जो जुड़ेंगी वो क्या कहलाएंगी, सीधे हाथ वाली या दाएं दिशा वाली सहायक नदियाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर लेता हूँ, लूनी की। ठीक है, देखिए यहाँ से उसका कहीं उद्गम होता है, गौर से देखिएगा, यहाँ से कहीं से उद्गम हुआ, वो इस तरीके से होती हुई और ये यहाँ आती हुई इस तरीके से इसमें मिल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है नदी। ठीक है, जिसका नाम है जवाई, और आप समझ सकते हैं ये किस डायरेक्शन से आ रही है, लेफ्ट हैंड से आ रही है। ठीक है, जवाई नदी, मैंने सबसे पहली नदी के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसका जो उद्गम है वो पाली के अंदर एक जगह है गौरियाँ बाली। इतना कोई आपसे नहीं पूछने वाला, आप केवल ये लिख लें कि इसका उद्गम कहाँ पे है, पाली के अंदर है। ठीक है, पाली से ये जो फ्लो कर रही है सबसे पहले जाती है जालौर में। ठीक है, जवाई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जवाई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, जवाई पाली से जाती है जालौर में, और जालौर के बाद जाती है ये बाड़मेर में, और बाड़मेर में जाके कहाँ मिल जाती है, ये लूनी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो मिली है ये दरअसल बाड़मेर में कहीं ना कहीं जाके मिली है। ठीक है, पाली से जालौर और जालौर से बाड़मेर। आप लोग अगर मैप लेके बैठे होंगे तो आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा इजीली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जवाई के बारे में ही। इसका जो समापन होता है बाड़मेर में, बाड़मेर में एक जगह है फेमस है गुड़ामालानी। गुड़ामालानी में इसका समापन होता है, ये भी आपसे कोई नहीं पूछने वाला। इसमें जो मेन चीज़ है आप लोगों के काम की वो है इसके ऊपर बना हुआ बांध। ठीक है, जवाई के ऊपर पाली में ही एक बांध बना हुआ है, पाली में ही एक बांध बना हुआ है। बांध में इस तरह से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ दरअसल एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध या जवाई डैम कहा जाता है, पाली में ही है। ठीक है, कहाँ पर है ये, पाली में ही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाली में। ठीक है, और इस डैम को, ठीक है, जवाई डैम को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जवाई डैम को, मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्योंकि देखिए जोधपुर को सप्लाई पानी की यहीं से होती है दरअसल। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है, जवाई डैम को, जो कि है पाली में। ठीक है,
इस डैम की अगर मैं बात करूं, जवाई डैम की, तो ये देखिए रियासतकालीन डैम है। इसे 1946 में 1946 में मैं जो बोल रहा हूँ ये सारी बातें आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। 1946 में जोधपुर के जो महाराजा थे उम्मेद सिंह, उन्होंने बनवाना शुरू किया था। इसके जो इंजीनियर थे, शुरुआत में ब्रिटिश इंजीनियर्स थे 1946 में, उनका नाम था एडगर और फर्ग्यूसन, ठीक है। जो दो इंजीनियर थे उनका नाम था एडगर और फर्ग्यूसन। खैर वो भारत छोड़ के चले गए 47 के अंदर, तो उसके बाद इसको कंप्लीट किया था मोती सिंह ने, ठीक है। इसके ऊपर छोटा सा फैक्ट है, ये क्या पता आप लोगों से पूछ ले, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा गया है, इस वजह से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जवाई नदी मेरी हुई समाप्त, ठीक है। जवाई के बाद जो, अच्छा, जवाई को पश्चिम राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए वो वहाँ पे पानी की सप्लाई उसी से होती है, जवाई से, खासतौर से जोधपुर के अंदर, तो इस वजह से इसको पश्चिमी राजस्थान की जवाई भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जवाई के बाद जो अगले इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिप, वैसे देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जवाई ही है, जवाई के ऊपर ही क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, बट फिर भी हम इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। अच्छा, जवाई के ऊपर एक और चीज़ है, जवाई के किनारे जो शहर बसा हुआ है पाली के अंदर, पाली के अंदर ही एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम है सुमेरपुर, ठीक है। सुमेरपुर शहर है पाली में ही, जो कि जवाई के किनारे बसा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, 2-3 ऑप्शन दे दे, तो ध्यान रखिएगा सुमेरपुर, ठीक है, सुमेरपुर इसके किनारे बसा हुआ है। अगली हम ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर लेते हैं, ये आप लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ से अब ये डैम हटा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ये मैप ही है जो याद रहेगा आखिर तक। मैप अगर आपको याद रह गया तो आप सारा क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारी जानकारी मैं कोशिश करूँगा इस मैप के अंदर ही लिख दूँ, इस मैप पे ही सारी जानकारी बना दूँ, ठीक है। जवाई के बाद जो इम्पॉर्टेंट नदी आती है वो देखिए छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं वो, ठीक है। यहाँ पे एक नदी आती है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं अभी जितनी नदियाँ बना रहा हूँ ये सारी की सारी पाली के अंदर ही ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ ओरिजिनेट हो रही हैं? पाली के अंदर ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। ये छोटी सी नदी है, इसका नाम है लीलणी। ये छोटी सी नदी जो मैंने बनाई इसका नाम है लीलणी, ठीक है। इसके आगे आप इसमें और कुछ ध्यान मत रखिए, लीलणी इसकी एक सहायक नदी है जो कि इसी डायरेक्शन से आगे इसके अंदर जुड़ रही है, ठीक है। बाकी आप मैप के अंदर देख लीजिए कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी नदी आई इसमें आके जुड़ती है वो पाली से आई और इस तरीके से आके इसमें जुड़ जाती है, इसका नाम है बांडी, इसका नाम है बांडी, ठीक है। बांडी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बांडी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, बांडी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, इस डैम का नाम है हेमावास डैम, हेमावास डैम बांडी के ऊपर बना हुआ है। यह क्योंकि पाली के अंदर से आई है, तो ये डैम भी कहाँ बना हुआ है? पाली के अंदर ही बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इस नदी के लिए, जो पाली शहर है वो पाली शहर खुद किसके किनारे बसा हुआ है? बांडी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं यह नदी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बांडी इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? खुद पाली बसा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाली शहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी दूसरी नदी। अगली नदी हो गई बांडी, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। बांडी के बाद जो अगली नदी आती है इम्पॉर्टेंट रिवर, वो है मीठणी। मीठणी नदी कुछ इस तरीके से आती है, मीठणी, मीठणी, ठीक है। मीठणी नदी ये भी आई पाली से, और पाली से आके ये समाप्त हो गई किसके अंदर? लूणी के अंदर। आप देख लीजिएगा अपने मैप के अंदर कहाँ पे जाके समाप्त हो रही है, ठीक है। मीठणी के बाद मैं एक और नदी की बात करता हूँ। देखिए, इस जवाई नदी के अंदर ही एक आके सहायक नदी जुड़ती है,
जो कि फिर से इस बार वो स्टार्ट होगी सिरोही से, और सिरोही से आके यहाँ जुड़ती है। ये इस बार जो नदी आई है इसका नाम है सूकड़ी। ये इंपॉर्टेंट रिवर है, क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा। ये सूकड़ी है, और सूकड़ी की शुरुआत जो होती है वो होती है देसुरी से। ठीक है, सूकड़ी की जो शुरुआत है वो दरअसल देसुरी से हुई है। ठीक है, सिरोही के अंदर है ये, शायद देसुरी ही है इसे। मैं इसे कंफर्म करके बताऊंगा, फिर भी आप लिख लीजिए एक बार सिरोही देसुरी, क्योंकि खुद पाली के अंदर आता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो सिरोही के अंदर है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूकड़ी नदी के किनारे ही जो है जालौर शहर बसा हुआ है। जालौर शहर इस सूकड़ी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और ये खुद अपने आप में जवई में जाके फिर अपना पानी लूणी में लेके जाती है। ठीक है, सिरोही से इसकी शुरुआत है, जालौर शहर इसके किनारे बसा हुआ है, और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जालौर में। ठीक है, सूकड़ी नदी पे जालौर में एक बांध बना हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम है बांकली डैम। यहाँ लिख रहा हूँ बांकली डैम। ठीक है, तो सूकड़ी के ऊपर कौन सा डैम है? बांकली डैम, यह आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए छोटी मोटी और इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। आप लोग इजीली उसको एटलस से देख सकते हैं, एटलस में आपको इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है इसलिए मैंने इनको लिखाया। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी, जवाई याद रख लीजिए, एक आप बांडी याद रख लीजिए, एक आप सूकड़ी याद रख लीजिए, 3 नदियाँ याद रख लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, इसके बाहर से क्वेश्चन मुश्किल ही पूछेगा इसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तो इस साइड की नदियाँ होंगी। एक नदी है जो इस डायरेक्शन से भी आती है, केवल एकमात्र नदी है वो, उसका नाम है जोजड़ी। केवल एकमात्र नदी है जो इसके बाएं डायरेक्शन से आती है, राइट हैंड से आती है, इसका नाम है जोजड़ी। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जितने नदियां हैं सब अरावली से उद्गम है, इनफैक्ट लूणी का भी, लेकिन ये जो जोजड़ी है इसका उद्गम अरावली से ना होके इसका उद्गम नागौर में एक जगह है पुंडलू गांव, पुंडलू से इसका उद्गम है जोजड़ी का, और ये आके लूणी नदी के अंदर मिलती है। लूणी नदी में आप देख लीजिएगा मैप के अंदर, ये जोधपुर के अंदर आपको आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो मैं इसमें लिखा देता हूँ आपको इसके बारे में, इस लूणी नदी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। मरुस्थल की मुख्य नदी लूणी है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को लिखाया था पश्चिमी राजस्थान की गंगा जवाई है। ठीक है, मरु गंगा लेकिन IGNP को कहा जाता है। IGNP क्या वाला है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब आप लोगों को मैं इरिगेशन पढ़ाऊंगा। तो मरु गंगा IGNP को कहा जाता है। ठीक है, एक बात और लिखिए, लूणी नदी का पानी बालोतरा, बालोतरा एक जगह है बाड़मेर में। ठीक है, बालोतरा तक तो मीठा होता है, उसके बाद वहाँ की जो ज़मीन है सॉल्टी है, उसमें पानी मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है। मतलब बालोतरा के आगे जब तक ये नदी समाप्त नहीं होती तब तक इसका पानी कैसा रहता है? खारा रहता है, लूणी नदी का। ये बात ध्यान रखिएगा, बालोतरा तक मीठा, उसके बाद ये खारा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो बाढ़ आने की संभावना कहाँ है लूणी नदी पे? तो ध्यान रखिएगा, बालोतरा, बालोतरा जो बाड़मेर में है, अगर यहाँ पे तेज़ पानी बरसेगा तो बालोतरा में बाढ़ आने की संभावना है। ठीक है, तो आज मैं अभी के लिए इतना ही रोक रहा हूँ मेरे वीडियो को। इसमें मैंने अभी आपको केवल एक नदी कंप्लीट कराई है, अरेबियन सी ब्रांच की लूणी। ठीक है, उसका मैंने आपको फ्लो बता दिया, वो किस प्रदेश से बहती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उसका खुद का फ्लो के बारे में बात कर ली, कौन कौन से डैम बने हुए हैं। अच्छा, एक डैम रह गया है, वो डैम लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, ये जो खुद मेरी लूणी नदी है, इस लूणी नदी के ऊपर एक बहुत फेमस डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है, इस लूणी के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लूणी के ऊपर जोधपुर में एक बहुत फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है पिचियाक बांध। पिचियाक बांध जोधपुर में बना हुआ है।
कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। और पिचियाग बांध की वजह से जो पानी भरा, उस पानी के भरने की वजह से जो वहाँ पे सरोवर निर्मित हुआ उसको नाम दिया गया जसवंत सागर। मतलब जो पानी भरा हुआ है पिचियाग बांध में, उसकी वजह से जो सरोवर निर्मित हुआ है उसका नाम है जसवंत सागर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। यह मिट्टी के द्वारा बना हुआ बांध है, मिट्टी द्वारा निर्मित बांध है जसवंत सागर। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि 2-3 बांध ही हमारे यहाँ पे जो मिट्टी से निर्मित हैं, ठीक है। तो पिचियाग बांध इसके ऊपर बना हुआ है, लूणी नदी के ऊपर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। जिसके पीछे पानी रुकता है तो वो क्या कहलाता है? जसवंत सागर कहलाता है, ठीक है। जसवंत सिंह जी के द्वारा निर्मित है, फिर से जसवंत सागर कहला गया, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें तकरीबन इसमें कंप्लीट करा दी हैं आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी के सारी अरावली से आ रही हैं, जबकि ये वाली ट्रिब्यूटरी अरावली से नहीं आती। क्वेश्चन कभी कभी इसी के ऊपर फ्रेम हो जाता है, जोजड़ी के ऊपर, कि कौन सी सहायक नदी है जो अरावली से इसका उद्गम नहीं होता, तो वो केवल कौन सी है? जोजड़ी है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की नदियों की हम बात करेंगे, ठीक है।